हेलो स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इस क्लास में हम लोग सारे वो सवाल करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनको भी एक ऐसे अच्छे मेथड से करेंगे जो आप इनको आसानी से समझ सकते हो। टाइम कम लगेगा पेपर में और एक्यूरेट आपका बिल्कुल आंसर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना। किसी भी सवाल को करने से पहले सबसे जरूरी होता है सवाल के बारे में पढ़ना। उसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी। टंकी 1/2 भरी हुई है, इसका मतलब ये हुआ 2/3 भाग टंकी का भरा हुआ है। मीन्स ये जो टंकी है इसको पूरे 3 भागों में बांट दिया। जो भी आपका नीचे हर होता है ये टोटल टंकी होती है। इसके टोटल भाग होते हैं 3। ये 3 भाग हैं टंकी के टोटल। इनमें से 2 भाग पूरे पूरे भरे हुए हैं, ये दोनों भाग पूरे भरे हुए हैं और पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए। यानी कि जो टंकी का खाली भाग है, ये वाला टंकी का खाली भाग है और इसको भरने के लिए टोटल 50 लीटर पानी इसमें चाहिए। अब अगर टंकी के इस भाग में 50 लीटर पानी आए और हमसे पूछा टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी, यानी कि टोटल पूरी टंकी में पानी कितना आएगा। तो बच्चे टंकी के टोटल 3 भाग है। एक भाग में टंकी क्या आ रहा है 50 लीटर पानी, तो 3 भाग में टंकी क्या आएगा 3 × 50 बराबर 150 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक भाग में 50 लीटर आया तो इस वाले भाग में भी 50 लीटर आएगा और इस वाले भाग में भी 50 लीटर आएगा, तो टोटल टंकी में 150 लीटर पानी आ जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक ड्रम पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। इस बार क्या है, पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। नीचे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। यानी कि इस ड्रम के टोटल हमारे पास 3 भाग हैं। ये हमारे पास 3 भाग हो गए। इन 3 भाग में से एक भाग इसका भरा हुआ है और इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो इसकी 2 भाग खाली हैं, इन दोनों भाग को भरने के लिए टोटल 60 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि 2 हिस्सों में यहाँ पे 60 लीटर पानी आता है तो एक हिस्से में कितना आएगा। ये टोटल 2 भाग हैं तो एक हिस्से के लिए 2 से भाग करेंगे तो एक हिस्से में आएगा 30 लीटर पानी। तो इसमें भी 30 लीटर पानी आएगा, इस वाले भाग में भी 30 लीटर पानी आएगा और इस वाले भाग में भी 30 लीटर पानी है। तो पूछे ड्रम की धारिता क्या हो। देखो आपको धारिता पूछ ले या फिर क्षमता, दोनों का मतलब एक ही होता है। धारिता मतलब इस टोटल ड्रम में कितना पानी आएगा। तो पानी आएगा 30, 30, 60 और 30, 90। तो यहाँ पे टोटल जो इसकी धारिता है वो 90 लीटर है। तो आप इस तरीके से दर्शाकर भी सवाल को आसानी से कर सकते हो बिना एक्स के माने हुए। अगला प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या है। 6 के प्रथम 5 गुणज का योग, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के प्रथम 5 गुणज का मतलब है कि 6 का पहाड़ा 6 गम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे करके 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और इन सबको जोड़ो और जोड़ के बताओ इनका योग क्या होगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ा ही प्लस करोगे, ऐसे प्लस करोगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और गलती भी हो सकती है। मान लीजिए 6 के प्रथम 5 की बजाय वो आपसे पूछ लेता कि 6 के प्रथम 20 गुणज बताओ, तो ऐसे जोड़ना थोड़ा ही है। तो इसके लिए समझो आप तरीका। अगर आपसे कहा गया कि 6 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा तो आपको क्या करना है। किसके गुणज का योग पूछा 6 के, तो आपको लिखना 6 और गुणा में अगर 5 गुणज का योग पूछा है तो इंटू में 5 लिखो और उससे एक अगली संख्या 5 से एक ज्यादा आपको 6 लिखना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। हल करेंगे यहां से 2 तिया 6, तो 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, तो इनके गुणज का योग जो है वो आपका 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। 6 के प्रथम 5 गुणज का योग पूछा था तो हमने क्या किया, जितना हमसे पूछा है 6 का पूछा है तो 6 गुणा में 5 गुणज और उससे एक अगली संख्या डिवाइड बाय 2 करेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, पूछ रहा है 13 के प्रथम 7 गुणज का योग किसके निकटतम है। मतलब पूरी पूरी वैल्यू नहीं आएगी, हमें बताना किसके आसपास की वैल्यू है। तो किसके पूछा है 13 के प्रथम 7 गुणज हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे, 13 के पूछा है तो 13 को लिखना है। इंटू में प्रथम 7 गुणज है तो यहां पे अगर 7 लिखा है तो 7 और इंटू में से एक आगे 8 और डिवाइड बाय हम 2 करेंगे। यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 चौक 8। अब यहाँ पे बच्चे 13 सत्ते कितना हो गया 91 और इंटू में 4। देखो 13 के 7 से गुणा करा है कितना 91 और इंटू में 4, 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 4 निम 36, कितना हो गया 364। उसने पूछा है किसके निकटतम है, यानी कि सबसे पास वाली वैल्यू हम बताएंगे। तो 364 के जो पास की वैल्यू है वो क्या है 365। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा है निकटतम मान, निकटतम जो सबसे नजदीक होगा। अगला प्रश्न है कि 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे समझ लीजिए 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 और गुणा 11 की घात 3।
तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि ये जो जिनकी घातें हैं, यानी कि जो नीचे आधार वाली वैल्यू है जो मैंने गोले में रखी है 11, 7 और 4, क्या ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है, ये आपको देखना है। तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि ये सही है। ये भी आपके साथ अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य जो किसी से नहीं कटती, ये भी ठीक है। लेकिन 4 जो है वो अभाज्य नहीं है, 4 तो भाज्य है। तो पहले अगर हमारे 4 के गुणनखंड हो रहे हैं तो इस 4 के भी हम मिनिमम गुणनखंड करेंगे जितने हो सकते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 2। 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुणा 2, और इसकी घात कितनी है हमारी 11, इंटू में 7 की घात 5 और इंटू में 11 की घात 3। अब यहां से बच्चे 2 गुणा 2 की घात 11 है, तो ये जो 11 घात है ना, इनके नीचे इसके ऊपर अलग लगा जाएगी, 2 की घात 11 गुणा में 2 की घात 11 गुणा में 7 की घात 5 और गुणा में 11 की घात 3। अब हम चेक करेंगे क्या जिनकी घातें हैं वो सारी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब तो देखो 2, 2, 7, 11 सब अभाज्य संख्याएं हैं, और जब आपकी सब अभाज्य संख्या आ जाए, अब आपको इनकी जो घातें हैं उनको प्लस कर लेना है, उतने ही इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए प्लस करते हैं, 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, 11, 11, 22 और 5, 27 और 3, 30। तो टोटल इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपके 30 होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 गुणा 2 लिखा, तो 2 गुणा 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 और उसकी घात 11 गुणा में 7 की घात 5 और गुणा में 11 की घात 3। और आपको पता है घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, तो ये 2 की घात को मैं 22 भी लिख सकता हूँ, 7 की घात 5 इंटू 11 की घात 3, तब भी आपका 22, 5, अब घातों को जोड़ देंगे, 22 प्लस 5 प्लस 3, आंसर वही आएगा आपका 28। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर कोई घातें बनना है तो घात की घात से गुणा कर दो, या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो अंदर वाली संख्या जो भी है उसके आप गुणनखंड कर दो, और जो भी घात होगी उन अलग अलग गुणनखंड के ऊपर रख दो और फिर सभी घातों को जोड़ लेना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो इसके अंदर संख्या है जिनकी घात है, जो नीचे आधार वाली संख्या, वो अभाज्य होनी चाहिए, भाज्य नहीं। अगले सवाल में हमसे कहा गया है 60 और 72 के महत्तम समाप्त वर्त्य और लघुत्तम समाप्त वर्त्य का गुणनफल किसके बराबर होगा। यानी कि अगर 60 और 72 की मैं गुणा करता हूं तो ये इनमें से किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के योग के बराबर नहीं, दोनों संख्याओं के अंतर नहीं, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक। यानी कि जब भी हमारा, अगर हमारी कोई दो संख्या है ए और बी और उनका एलसीएम हमारा ये है और एचसीएफ हमारा ये है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब आज जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर लगन है तैयारी करने की। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड और जिससे आप आसानी से समझ सकते हो, कम टाइम लगे और क्वेश्चन आपका एक्यूरेट हो, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आई नीड टू योर सपोर्ट।